चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नई क्लास जिसमें विविध के सारे क्वेश्चंस रखे जाएंगे आपके लिए और जो आपकी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यही क्वेश्चंस आपके एसएससी में, रेलवे में या वीडियो का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है या सीजीएल में या एमटीएस में या डीएसएसएसबी का या डीडीए, इन सभी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। आज हम इसकी क्लास फर्स्ट शुरू करेंगे और जो पहले से आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं को इस श्रृंखला में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है। तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे एम एस स्वामीनाथन ने, ये ऑप्शन था, और बी ऑप्शन है एस अय्यप्पन ने, या सी ऑप्शन है इसका के वी थॉमस ने, या डी ऑप्शन है एम एस रंधावा ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बता दें। इसका सही ऑप्शन डी होगा एम एस रंधावा ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, भारतीय कृषि का इतिहास सबसे पहले लिखा था। ठीक है, इसलिए इसका जनक भी इनको कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। एग मार्क है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग मार्क ये किस क्षेत्र में मिलता है। ये हमारे खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनकी गुणवत्ता का एक मानक निर्धारित किया गया है। ये उसकी मानकता को बताता है। जैसे हमारा जो है आईएसआई मार्क हमारी क्वालिटी को बताता है, या ऐसी उसी तरह से ये गुणवत्ता को बताएगा। ठीक है, जरा इसको भी देख लेते हैं। इसका ए ऑप्शन है हमारे अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, या बी ऑप्शन है इसका कृषकों की एक सहकारी समिति, या सी ऑप्शन है अंडों की एक विनियमित मंडी, या डी ऑप्शन है गुणवत्ता गारंटी की मोहर। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, ये क्या करता है, हमारे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को निर्धारित करता है, ये एक मानक होता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुणवत्ता गारंटी की मोहर। ठीक है, चलिए हम अब अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो गेहूं जो हमारा सर्दियों की सीजन में होता है, तो इसके लिए हमें टेम्परेचर सही बताना है कितना होगा। तो इसके ऑप्शन हैं हमारे, ए ऑप्शन है 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है इसका 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी है 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन होगा 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड वो तापमान है जिस पर गेहूं की उपज जो सर्वाधिक होगी। हालांकि होगी तो 10 10.5 में भी, लेकिन जो सबसे अधिक और उपयोगी तापमान जो है हमारा, वो 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप। 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये सबसे अच्छा तापमान हमारे गेहूं के लिए माना गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत की फसली वर्ष कब से शुरू होती है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि भारत की फसली वर्ष कब से मानी जाती है, यानी कि हमारी भारत सरकार ने हमारी फसली वर्ष के लिए कब से निर्धारण किया है। तो इसका ए ऑप्शन है हमारा कि 1 अगस्त से 31 जुलाई तक, बी ऑप्शन है इसका 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, सी ऑप्शन है हमारा 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, और डी ऑप्शन है इसका 1 जुलाई से 30 जून तक। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा 1 जुलाई से 30 जून तक होगा। ठीक है, तो हमारा फसली वर्ष कब से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से, और कब 30 जून तक, और ये चलेगा नेक्स्ट ईयर की 30 जून तक ये चलेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है। ठीक है, तो सब इसमें दो क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं। पहला ये कि हमारा मैक्रोनी ये किस फसल की जो है वैरायटी है। ठीक है, तो मैक्रोनी क्या है, ये एक प्रकार का गेहूं होता है। ठीक है, अब हमें इसकी परिस्थितियां बतानी है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखिएगा।
ये अत्यंत सिंचित परिस्थितियों के लिए उपयोगी होगा, या विलंबन से बुआई के लिए, अर्थात कि जो हमारी लेट वैरायटी होती है उनकी ये वैरायटी है, या सी ऑप्शन है असिंचित परिस्थितियों के लिए, या डी ऑप्शन है हमारा उपर्युक्त में से किसी के लिए भी नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा असिंचित परिस्थितियों के लिए, यानी कि जिस क्षेत्रों में हमारा सूखा अधिक होता है, यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, उन क्षेत्रों के लिए हमारी मैक्रोनी गेहूं की उपज जो है सबसे अच्छी उपयुक्त मानी गई है। वहाँ पर हम ये अपना गेहूं बो देंगे, 1-2 बार पानी लगेगा या नहीं भी लगेगा तो ये हमारा गेहूं हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ भी हमारी पानी की किल्लत होती वहाँ हम मैक्रोनी गेहूं का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। समानांतर फसल का एक उदाहरण है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि समानांतर फसल होती क्या है। समानांतर फसल वो फसल कहलाती है जैसे कि एक ही सीजन पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। जो समान सीजन पर फसलें उगती हैं उनको हम समानांतर फसलें कहते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसका ए ऑप्शन है आलू प्लस धान। आलू और धान के एक ही सीजन में होता है या नहीं? तो आलू और धान तो एक सीजन में नहीं होता है, तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन है गेहूं और सरसों। सी है कपास और गेहूं, और डी ऑप्शन है ज्वार और आलू। तो एक ही सीजन पर कौन सा होता है जो फसलें बोई जाती हैं, एक ही टाइम पर काटी भी जाती हैं। ठीक है, तो समान सीजन वाली हमारी जो फसलें होंगी वो हमारी है बी ऑप्शन, यानी कि गेहूं और सरसों। गेहूं और सरसों वे फसलें हैं जो सर्दियों में होती हैं और दोनों समानांतर फसलें कहलाएंगी क्योंकि एक ही सीजन इनका होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तंबाकू की पत्तियों को सुखाकर उसके वांछित रंग, गंध, लचक आदि गुणों के विकास प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्यूरिंग, बी है डपाग, सी है लेग्यूम, और डी है कैर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपना होगा ए ऑप्शन क्यूरिंग। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने के बाद में उनमें रंग, गंध जो है उनके गुणों का विकास किया जाता है। इस प्रक्रिया को हमारी यानी कि तंबाकू बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्यूरिंग कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। स्टॉक फार्मिंग है, इसमें आपको बताना है कि स्टॉक फार्मिंग क्या होती है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन है पशुओं का प्रजनन। बी ऑप्शन है 2 से 3 फसलों को एक साथ उगाना। सी ऑप्शन है हमारा फसल की अदला बदली, और डी है नोटा, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा पशुओं का प्रजनन। ठीक है, ओके, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है अपना निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो हमें बताना है कि नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है बिहार में, बी है हरियाणा में, सी है उत्तर प्रदेश में, और डी है पंजाब में। तो उत्तर प्रदेश से तो सभी वाकिफ होंगे। सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई यानी कि ट्यूबवेल्स जिनको हम बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में, उनको हम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में नलकूपों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गोरखपुर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। बी ऑप्शन है मक्का उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, और डी ऑप्शन है कपास उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल है। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हमारा डी ऑप्शन होगा कि कपास उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल है, यानी कपास की फसल जो है वो हमारी नगदी फसल होती है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उगाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन है गलत होगा क्योंकि कपास उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए कैसी मिट्टी मिट्टी चाहिए होती है? काली मिट्टी होती है। ठीक है, क्योंकि गोरखपुर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है, क्योंकि ये बिल्कुल सही है क्योंकि गोरखपुर में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। बी भी सही है क्योंकि मक्का उत्पादन में उत्तर प्रदेश
देश में तीसरा स्थान है, यानी कि मक्का जो हमारे देश में होती है, उत्तर प्रदेश का स्थान उस तीसरा स्थान है उत्पादन में, ठीक है। और डी है सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, वो तो सभी जानते हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, वो गोरखपुर में, और सबसे कम कहाँ होती है, वो हमारी मथुरा में होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा, क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि चावल की खेती के लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो है ए ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, या 30 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, या 60 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, या 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो चावल के लिए जो हमारी वर्षा सबसे अधिक उपयोगी होती है वो है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर बारिश होगी तभी हमारा चावल जो है अच्छा होगा, ठीक है। यानी कि चावल के लिए हमारी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए होती है, अगर इससे कम होगी तो हमारा चावल ठीक से नहीं होगा, चावल के दाने ठीक से नहीं भरेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है। जैव उर्वरक, इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया या जीव है, या ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो हमारे चावल की फसल के लिए एक उर्वरक की तरह काम करेगा, खाद की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नील हरित शैवाल, बी है राइजोबियम, सी है कवकमूलक कवक, या एजेटोबैक्टर, ठीक है, डी ऑप्शन। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा आपका ये होगा नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल क्या करता है, आपकी जो चावल की फसल है इसके लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। रबर, चाय, कहवा आदि की खेती किस विधि से की जाती है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है झूमिंग विधि, बी है रोपर विधि, सी है रेचिंग खेती, या सहकारी खेती, ठीक है। तो इनकी जो खेती है किस विधि से की जाएगी आपकी, ये बी ऑप्शन इसका सही है, रोपण विधि से जो है इनकी बुआई की जाती है। रबर है इसका भी रोपण किया जाता है, चाय है इसका भी रोपण किया जाता है, और कहवा जो है इसमें भी रोपण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा किसकी प्रजाति होगी, गेहूं की होगी, धान की होगी, या मैसूर की होगी, या चना की होगी। तो इसका सही ऑप्शन जो हमारा गेहूं का, यानी कि पूसा सिंधु गंगा जो है ये किसकी वैरायटी है, ये हमारे गेहूं की वैरायटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, ठीक है। तो ये किसकी किस्म होगी, ये किसकी वैरायटी होगी, ए है मक्का की, बी है अरहर की, सी है धान की, और डी है गन्ना की। तो पूसा सुगंधा 5 जो है ये किसकी किस्म है, ये हमारी धान की किस्म है, ठीक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोहित देसी प्रजाति तथा SH6 किस फसल के लिए अच्छी प्रजातियां हैं। तो ए है इसका ऑप्शन कपास के लिए, बी है जूट के लिए, सी है मूंग के लिए, या डी है उड़द की। तो ये लोहित देसी प्रजाति तथा SS6 इसकी किस फसल की अच्छी प्रजातियां मानी जाती हैं, ये आपकी कपास की, ठीक है। लोहित देसी प्रजाति आ जाए या SH6 प्रजाति आ जाए, ये दोनों ही कपास की प्रजातियां हैं, ठीक है। ये कपास की किस्में हैं, इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूट क्रॉप नहीं है, ऐसी कौन सी फसल है जिसको जड़ में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आलू क्या होगा, आलू सभी जानते हैं क्या होता है, तना होता है। चुकंदर ये भी जड़ होती है। शकरकंद ये भी होती है, और ये क्या होता है, गन्ना, ठीक है। तो इसमें कौन सा रूट क्रॉप नहीं होगा, आलू भी एक तरीके से जड़ ही हुआ, चुकंदर भी जड़ हुआ, शकरकंद भी जड़ हुआ, और गन्ना इसमें जड़ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा अपना गन्ना, ठीक है। अब नेक्स्ट
चुकंदर की फसल किस परिवार का प्रतिनिधित्व करती है? तो चुकंदर की खेती जो है किस परिवार में आएगी? कंपोजिट परिवार में आएगी, या चीनी पोलेसी परिवार में आएगी, या लिलिएसी परिवार में आएगी, या घास परिवार में आएगी? तो चीनी, इसका सही आंसर जो होगा अपनी चीनी पोलेसी परिवार की फसल मानी जाएगी है, ठीक है, इसी परिवार का हिस्सा होगी ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य फसल क्या है? ठीक है, तो वाणिज्य फसल में क्या होगा? कपास, क्या ये वाणिज्यिक फसल होगी? यानी इकोनॉमिक फसल कौन सी कहलाएगी? कपास कहलाएगी, जूट कहलाएगी, गन्ना कहलाएगी, या तिलहन कहलाएगी? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है वाणिज्य फसल कौन सी मानी गई है? ये गन्ना। गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है, और ये वाणिज्यिक फसल है, इकोनॉमिक है, यानी कि तुरंत पैसा भी मिलता है इसमें, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देश में स्वर्ण अयस्क भंडार के संदर्भ में शीर्ष राज्य है। अब यानी कि सोने में सबसे ज्यादा कौन सा अग्रणी राज्य है हमारा? तो सोने के लिए सबसे ज्यादा कहाँ है? झारखंड में पाया जाता है सोना, या कर्नाटक में पाया जाता है, या छत्तीसगढ़ में, या बिहार में? ठीक है, सबसे ज्यादा सोना भारत में कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा सोना बिहार में पाया जाता है, ठीक है, तो सोना सबसे ज्यादा बिहार में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय लाख अनुसंधान कहाँ है? तो इसका ऑप्शन है रांची में, करनाल में, मुंबई में, त्रिवेंद्रम में। तो इसका सही आंसर क्या है? रांची में, ठीक है, भारतीय लाख अनुसंधान जो है वो अपना रांची में है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला यानी कि भारत का फर्स्ट एग्रीकल्चर एकेडमी कहाँ खोली गई है? ये अपनी इम्फाल में है, मेजीफेमा में है, करनाल में है, या पंतनगर में? तो ये तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, ये अपना पंतनगर में है, ठीक है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? पंतनगर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है? जैसा कि भी हम ऊपर क्वेश्चन में बता भी चुके हैं एक बार कि कपास के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए? काली मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है, लेटराइट मिट्टी होगी नहीं, दोमट भी नहीं होगी, पर्वतीय नहीं होगी, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्रों में, और पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है, अपनी कपास नहीं होती। जलोढ़ और दोमट मिट्टी कहाँ होगी? जहाँ पर जलीय क्षेत्र होंगे वहां पर होगी। लेटराइट मिट्टी ये भी नहीं होगी, काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाय की खेती किस प्रकार की खेती का उदाहरण है? ठीक है, तो किस टाइप की खेती होती है चाय की खेती? नम खेती होगी, एकल खेती होगी, शुष्क खेती होगी, या झूमिंग खेती होगी? तो चाय की खेती सभी जानते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप की जाती है, और ये झूमिंग खेती के अंतर्गत आती है, ठीक है, इसको झूम खेती के लिए सबसे अच्छा उदाहरण माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेती एवं पछेती झुलसा रोग निम्न में से किस फसल का रोग है? अगेती और पछेती किस फसल में लगता है झुलसा रोग? टमाटर में लगेगा, या लहसुन में लगेगा, या भिंडी में, या मक्का में? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? टमाटर में, ठीक है, अगेती और पछेती झुलसा टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए फसलों में से किस एक फसल का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है? ठीक है, तो लीची का होगा, गेहूं का होगा, या धान का होगा, या संतरा का होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गेहूं, इसका सही आंसर है गेहूं, ठीक है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा टफ नाम है, और ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है, ये काफी एग्जाम से पूछा भी गया है। तो आज की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है, धन्यवाद।